माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों के से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। On behalf of Department of Fertilizer, this is to inform that as on date, for the season of Kharif 2026, based on the fertilizer requirement that has been assessed by the Department of Agriculture and Farmers Welfare, the stock is more than 51%. That is significantly higher than our usual level of requirement, that we usually maintain, that is 33%. So the fertilizer stock is comfortable. The fertilizer stock is comfortable, and the MRP of major fertilizer remains very much the same. The domestic production and import of fertilizer after the crisis period has been 76.78 has been the domestic production, and the imports that have reached our shores is 19.94 LMT. So a total of 97 lakh metric ton of fertilizer has been added to the availability after the crisis situation. Further, we have secured 7 LMT of complexes, NPK complexes from our global sources across the for the use by the farmers of the country. Further, 12 LMT of DAP and 4 LMT of triple superphosphate and 3 LMT of ammonium sulfate has further been secured for the country, and this will ensure adequate availability for the peak season that will start in about 15-20 days time. The department has been reviewing the availability situation in at its level through we have the empowered group of secretary at the level it is being reviewed every week, and the fertilizer security remains comfortable and well managed. Thank you. नमस्कार। वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाई डिसरप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है। परंतु भारत सरकार ने कई इफ़ेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही हैं, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है। पिछले 3 दिनों में 1,14,00,000 बुकिंग के अगेंस्ट 1,26,00,000 घरों में एलपीजी सिलेंडर पहुंचाया गया है। इसी तरह कमर्शियल एलपीजी भी पिछले 3 दिनों में 17,000 टन से अधिक की सेल की गई है। ऑटो एलपीजी भी 762 टन से अधिक सेल हुई है। पिछले 3 दिनों में 5 किलो के सिलेंडर भी 1,40,000 से अधिक की सेल की गई है, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के द्वारा लगभग 93 कैंप कंडक्ट किए गए हैं, जिसमें 2100 से अधिक सिलेंडर्स की सेल हुई है। नेचुरल गैस के संबंध में भी 6.7 लाख पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है, और 2.68 लाख कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है, और 7,29,000 से अधिक नए कंज्यूमर पीएनजी कनेक्शन के लिए रजिस्टर हुए हैं। 52,300 से अधिक ऐसे पीएनजी कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने एलपीजी कनेक्शन सरेंडर किया है। C3 C4 मॉलिक्यूल्स पेट्रोकेमिकल, फार्मा और पेंट इंडस्ट्री के लिए जो सेल हुआ है वो 1 मई से लेकर अब तक 4600 टन प्रोपिलीन और 1700 टन ब्यूटाइल एक्रिलेट है। एनफोर्समेंट एक्शन भी लगातार किया जा रहा है,
और पिछले 3 दिनों में लगभग 1500 रेड या इंस्पेक्शन की गई हैं और अभी तक क्यूमुलेटिवली OMCs के द्वारा 382 डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टी लगाई गई है और 76 डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया गया है। अंत में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों के से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहाँ भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहाँ भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं। आइए हम सब मिलकर हम अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न करें ताकि देश पर पड़ रहे आर्थिक भार को कम किया जा सके। धन्यवाद। Thank you, Sujata. Over to you, Upesh ji. Updates from Shipping Ministry. Thank you. Good afternoon. The Ministry of Port, Shipping, Waterways continues to coordinate with the Ministry of External Affairs, our missions abroad, and all maritime stakeholders to ensure seafarer welfare and uninterrupted maritime operations. All Indian seafarers in the region are safe. There has been no incident involving Indian flag merchant vessel or Indian seafarer on foreign flag merchant vessel in the past 3 days. The control room set up at DG Shipping has handled about 8,889 calls and more than 19,758 emails since activation. In the past 24 hours, 21 calls and 112 emails were received. And in the past 72 hours, a total of 152 calls and 444 emails have been received. The Ministry, through the Director General of Shipping, in coordination with Ministry of External Affairs, has facilitated the safe repatriation of more than 3,096 seafarers so far, including 27 in past 24 hours and 77 in last 72 hours from various locations across the Gulf. The port operations across India remain normal and no congestion has been reported. Thank you. Thank you, Upesh ji. Now, Randir ji, updates from MEA. From my side, I don't have an update to give. We are following developments in the West Asia region, and as and when we have those developments to be brought before you, we have been issuing statements and press releases to keep you abreast. For more details from our side, from MEA, we have my colleague here, Asim. He'll update you on the matter. Good afternoon. Ministry of External Affairs continues to closely monitor the developments in the Gulf and West Asia region. Our efforts are focused on ensuring the safety and welfare of the large Indian community in the region. We are in constant touch with the state governments and union territories for sharing information and to coordinate our efforts. The dedicated special control room in the ministry is operational to respond to queries from Indian nationals and their families. Our embassies and consulates in the region are operating round-the-clock helplines to provide timely assistance to Indian nationals. They are proactively assisting our citizens. They are also in close touch with the local governments. Regular advisories are being issued, including information related to local government guidelines, flight and travel situation, consular services, and the various welfare measures being undertaken for the community. Our missions are actively engaged with the resident Indian community. They are regularly interacting with the Indian community associations, organizations, professional groups, and Indian companies to address their concerns. Welfare of Indian seafarers in the region is of high priority for us. Our missions are extending all assistance to them, including coordination with the local authorities and agencies, extending consular assistance, and assisting for requests to return to India. An update on the status of flights. The overall flight situation continues to improve, with additional flights operating from the region to various destinations in India. UAE airspace is open. Indian and UAE carriers are operating flights from UAE to various destinations in India. Flights are operating from various airports in Saudi Arabia and Oman to various destinations in India. Qatar airspace is partially open. Air India Express, Indigo, and Qatar Airways are operating flights from Qatar
to various destinations in India. Kuwait airspace is open. Jazeera Airways and Kuwait Airways are operating flights from Kuwait to various destinations in India. Bahrain airspace is open. Air India Express, Indigo and Gulf Air are operating flights from Bahrain to various destinations in India. Iraq airspace is open with limited flight operations to destinations in the region which can be used for onward travel to India. Iran airspace is partially open. We have advised Indian nationals to avoid traveling to Iran and urge those already there to leave with our embassy's support. So far, our embassy in Tehran has facilitated movement of 2,549 Indian nationals out of Iran through land border routes. Israel airspace is open and limited flight operations have resumed to destinations in the region which can be used for onward travel to India. Thank you. Thank you. Now we'll take questions. We'll start with the first row. मैम ब्रह्म प्रकाश दुबे जी न्यूज़ से मेरा सवाल सुजाता मैम आपसे है कि प्रधानमंत्री ने भी कल अपील की है देश के लोगों से, आपने भी कहा है कि ऊर्जा बचाएं। देश के लोग सहमे हुए हैं, थोड़ा क्लियरिटी जानना चाहते हैं क्या कोविड जैसे हालात बन सकते हैं, तो क्या इसके लिए आप राज्यों को और शहरों को भी कहेंगे कि भाई शेयरिंग बेस पर कैब लें और बाकी तरीकों से अलग अलग तरीकों से ऊर्जा की बचत करें। और दूसरा, खबरें लगातार ये आ रही हैं कि ज़रूरी वस्तुओं के दाम बढ़ सकते हैं, तो इसकी क्या संभावना है, क्योंकि लोगों में क्योस फैल रहा है जिस तरह से कल अपील भी की गई। तो इन दोनों को लेकर आपसे क्लियरिटी। एक सवाल मेरा विदेश मंत्रालय से है कि जिस तरह से ऊर्जा ज़रूरतें हैं भारत की, आप कई देशों से कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, तो क्या कच्चा तेल जो है क्रूड ऑयल और भी देशों से भारत कोशिश कर रहा है, रूस जैसे जो मित्र देश हैं, या किन देशों से कोशिश हो रही है, या फिर ये क्राइसिस बढ़ सकती है। एक फर्टिलाइज़र को लेकर एक सवाल मेरा अपर्णा मैम से है कि देश में बड़ी तादाद में चूँकि खाद की जो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, तो क्या आने वाले दिनों में खाद के भी दाम बढ़ सकते हैं, किसान तैयार रहें, या फिर क्या स्थिति है? थैंक यू। मैम मेरा नाम अनुवेश रथ है, मैं जी बिज़नेस से हूँ। सुजाता मैम से मेरा सेम सवाल है जो सर ने पूछा कि क्या इसका कारण ये भी है कि आगे चलते हुए ये वॉर को आप एक्सटेंड होते हुए देखते हैं, प्रधानमंत्री इसको देखते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हमें अभी से कर्टेल करने की ज़रूरत है, या प्रेजेंटली हमारे पास अभी उतनी क्वांटिटी में नहीं है पेट्रोल, क्रूड, दूसरी चीज़ें, जिसकी वजह से हमें प्रधानमंत्री ने ये कल कहा। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि 1 साल तक गोल्ड ऑर्नामेंट्स नहीं खरीदने। थैंक यू फॉर वेरी मच कि ये कहा गया, बट ऑन अदर हैंड क्या हम लोग गोल्ड और सिल्वर के इम्पोर्ट पे भी क्या कोई ड्यूटी या फिर कोई चार्जेस इसमें लगाने वाले हैं, क्या कोई कुछ कर्टेल करने वाले हैं? रणधीर सर से मेरा ये सवाल है, सर क्या ईरान के एफएम इंडिया आने वाले हैं ब्रिक्स समिट के लिए, अगर उसके लिए अगर आप थोड़ा क्लैरिटी दे दें। और वहीं पे पेट्रोलियम शिपिंग से मेरा सर आपसे ये सवाल है, सर अभी भी हमारे कई शिप्स वहाँ पे अटके हुए हैं, वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि टैक्सेस ईरान वहाँ पे लगा सकता है, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। उन शिप्स के क्या हालात हैं, उनके किस तरीके से एग्जिट प्लान कर रही है इंडिया इस वक्त, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है उनको वहाँ रहते हुए। Good afternoon. My name is Saptaparna Ghosh. I'm from The Hindu. Question to Sujata ma'am. OMs, our oil marketing companies have been shielding us for long now. I mean, considering the escalation that has been happening with respect to crude prices. But Petroleum Minister Hardeep Singh Puri the other day tweeted that we are staring at under recoveries of about 2 lakh crores for this quarter. So in that light, until now, I mean, the fact that OMCs have been shielding us against retail fuel prices, is there a proposal now that we could actually look at a price escalation? And in order to avert that, just wanted to get some perspective if there's, I mean, if we are open to the idea, if there's any consideration for excise duty alterations, and also if we are also looking at a potential bailout package so that the shielding paradigm that has been, I mean, there since the war started, that continues to exist. If we could please get some perspective. Thank you. Yes, I'm Amiya Kumar from Telegraph newspaper. I just add the question of Brahmeswar Armusa. I want to know the current stock of energy left with India right now, and also with the ministry, sir. Sir, I want to know how many ships are in transit from other countries apart from Middle East. मेरा नाम सुभाष रतुड़ी है डायनामाइट न्यूज़ से, और मेरा सवाल जो सुजाता मैम से है,
जैसे पीएम की अपील पे ये बोला गया कारपूलिंग कीजिए, सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल कीजिए, तो क्या सरकारी बैठकों और जो यात्राएं हैं उनमें भी कोई फ्यूल एस्ट्रोटी लागू करने की कोई योजना हो सकती है? Hi, ma'am. This is Shrimi Chaudhary from NDTV Profit. I have two questions. One for Aparna, ma'am. Just wanted to understand, ma'am, that PM said that you should, reduce the chemical fertilizer by at least half. So, any roadmap there, how you're going to achieve that and to move towards natural farming and the impact of that? The second question for Sujata, ma'am, on, as you rightly pointed out, all those conservation of fuel measure which was reflected in the PM speech. Any assessment on the fact that how much that will reduce the overall fuel consumption if people come forward and volunteer for that? Ma'am, Timsi Jaipuria this side from CNBC TV 18. My question is to Madam Sujata. Firstly, given the PM's appeal, are you seeing any panic buying at the petrol pumps? Is the country ready if at all anything like this happens? Because the appeal is for energy conservation. Also, when it comes to the appeal on work from home, is there a mandate given to states to implement it like we saw in COVID times, that states and DMs were asked to appeal to the jurisdictional offices, etc., to try and shift people to work from home? How will the work from home appeal actually translate on ground? Is there a roadmap? Because it is linked to energy conservation, that people will use less cars, less petrol and diesel consumption will happen. Also, any impact that you've seen on the transportation, as PM said, that use railways as the preferred mode of transporting goods instead of road. Is there any impact that, are you speaking to the trade associations, to truckers, to transport associations, to how will they be insulated because their business gets impacted directly? Also on the fertilizer side, ma'am, how much is our import bill for the fiscal on the fertilizer side till date? And what is the expectation of the first half of the fiscal on the import bill versus our budget estimates? Also, if you can just give us a comparison. हेलो, मैं लक्ष्मण CNBC आवाज़ से। मेरा एक सवाल सुजाता मैम से, दूसरा अपर्णा मैम आपसे। मैम, जिस तरीके से ऑयल मार्केटिंग कंपनी अंडर रिकवरी कर रही हैं, तो इमीडिएट ऑयल परचेज के लिए उनको किसी भी तरह का क्रेडिट या फिर फंड मुहैया कराने पर सरकार विचार कर रही है या फिर उसकी ज़रूरत नहीं है? दूसरा, पीएम ने जब अपील की कि आप पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करिए, गाड़ी का इस्तेमाल कम करिए, तो ये सिर्फ अपील तक रहेगा या फिर इसको एनफोर्स कराने के लिए कोई मेजर सरकार उठा रही है? अपर्णा, सेम सवाल फर्टिलाइज़र कंपनियों के लिए भी है, चूँकि फर्टिलाइज़र कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, दोगुना के लगभग पहुंचने की बात की जा रही है। तो फर्टिलाइज़र कंपनियों को इमीडिएट फाइनेंशियल रिलीफ पहुंचाने के लिए कुछ किया जा रहा है क्या? और एक लास्ट सवाल रणधीर सर आपके लिए कि चूँकि पाकिस्तान मीडिएशन में बहुत सफल हो नहीं पाया, कई दौर के मीडिएशन ही टॉक्स हुए, तो इंडिया अपने वहाँ पर कोई भूमिका देख रहा है क्या ऐसे हालात में? नमस्ते, मैं अभिषेक, राजस्थान पत्रिका से। सुजाता जी से मेरा प्रश्न है मैम, जो कम करने की जो बात हो रही है उपभोग को, तो जिसको हम कितना सस्टेनेबल पाते हैं, हम क्या इतना उपभोग यदि देश करता है तो हम लोग सस्टेनेबल रहेंगे? Hi, my question is from Aparna ma'am. There have been media reports suggesting that India's latest tender for ammonia, urea and phosphate-based fertilizer have received elevated price quotation. So can you give us some detail over on this, and like regarding from where they have been sourced and what their shipment when can be expected to arrive? Sujata ji, for question for you, this is Pallavi from CNN News 18. Around 1600 to 1700 crores is believed to be the daily kind of a bailout, if I can use that word, for OMCs. The finance ministry has been stepping in. Is there some more money which we can expect to be given to the OMCs to deal with the under recoveries? Second, the speculation of import duties to be enhanced as far as gold is concerned, anything of that sort which is being mulled?
And third, any austerity measures, that notification going into the government offices, cutting down on cars and banquets and so on and so forth. Riduraj here from Mint. My question is for the Petroleum Ministry. Since the advisory has now come from both the Prime Minister and the Ministry, how concerning is the situation? And as my fellow journalist colleagues have asked, what's the stock in terms of petrol and diesel in the country right now? Has it depleted since the war started, or it has in fact increased? And is the Ministry considering any further demand management measures? Thank you. मेरा नाम जावेद है, न्यूज़ 18 इंडिया से। कल पीएम ने अपील की थी कि ईंधन की बचत करना है, तो क्या सरकार वर्क फ्रॉम होम पर भी विचार कर रही है अपने डिपार्टमेंट में कुछ? My question is to Randhir sir. Salu sir, Dev from Times Now. Sir, there have been media reports, including in a leading daily in today's front page. They've reported about how India and UAE are closely working to evacuate Indians out of Fujairah port in UAE. And also it further states that once the PM will be visiting earlier in 15th May this year, that time a deal is expected to be signed. So if this is true, then what kind of details can be shared regarding this? Ma'am, the 5 state elections are over. Is the government considering a increase in prices of diesel and petrol? This is Sandeep Das from Financial Express. This is for the Aparna ma'am. What is the offtake of fertilizer in the month of month of April compared to the last year, whether there is a panic buying or not, and how much urea stock you have? You said that in next 3 to 4 weeks the demand will like to rise. So how much the urea stocks, how are going to meet the urea demand? And the subsidy outgo, how much likely to rise in the current fiscal? Okay, we'll begin with answers because Sujata has lots to answer. I think we'll begin with Randhir ji first. You. पहला सवाल ब्रह्म प्रकाश जी आपका था। देखिए, जहाँ तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग की कोशिश है कि कई एक देशों से अपनी ऊर्जा आपूर्ति का काम हम आगे ले जाते रहें। यही हमारा अभी तक का रुझान और अप्रोच है। कई एक देशों से हम खरीद रहे हैं। आपका सवाल था ईरान के विदेश मंत्री को लेकर। देखिए, we have the BRICS foreign ministers meeting to be held in New Delhi. For this, we expect foreign ministers from member countries of BRICS as also partner countries of BRICS to join us. We shall keep you updated with as to who are the leaders who will be here. आपने अंग्रेजी में सवाल पूछा था तो मैंने अंग्रेजी में जवाब दे दिया। आपने हिंदी में पूछा था तो हिंदी में। देखिए, ब्रिक्स फॉरेन विदेश मंत्री की मुलाकात यहाँ होनी है दिल्ली में। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रिक्स के हम इस बार अध्यक्षता कर रहे हैं। कई एक देशों से जो ब्रिक्स के मेंबरान हैं वहाँ से, और साथ ही साथ जो पार्टनर कंट्रीज हैं उनसे विदेश मंत्री और अन्य लोग यहाँ आने वाले हैं। और इनमें कौन कौन से नेता, कौन कौन से विदेश मंत्री आएंगे, उसके बारे में आपको इनके बारे में पुष्ट जानकारी बाद में दी जाएगी। लक्ष्मण, आपने कहा कि हमारी क्या भूमिका। देखिए, शुरू से ही हम लोग शांति के पक्ष में रहे हैं और जो भी पहल शांति के दिशा में होता है उसका हम लोगों ने शुरू से स्वागत किया है। हमारा ये पहले भी कहना था और अभी भी कहना है कि हम संवाद का रास्ता और कूटनीति का रास्ता अपनाएं ताकि जल्द से जल्द खाड़ी के क्षेत्र में वहाँ पर शांति फिर से और स्थिरता फिर से बहाल हो। Dev, you talked about a particular news item. I would also request you to look at MEA fact check because we already issued a clarification on this account. There is no basis in fact for such a story, and there is no plan to evacuate Indian nationals from Fujairah or from the UAE. So also please do look at the clarification that we've issued. Thank you. Thank you. Upesh ji, you'll have some. So there were two questions. Primarily, अगर मैं बोलूँ तो सवाल एक जैसा ही है, जिसमें पहला पार्ट था कि क्या कोई टैक्सेस, ये सवाल पहले भी पूछा गया है और इसका जवाब वही रहेगा। जैसे आपको पता है, अबाउट 10
Indian flag vessels, और मैंने पहले बताया, one foreign flag vessel carrying Indian cargo has safely come out of Strait of Hormuz. All of them have safely reached India, and the government has not paid any tax. This movement has been facilitated with close coordination with our stakeholders, Ministry of External Affairs, our embassies, and other stakeholders. With respect to the Indian flagships, जैसे आपको बताया गया है, about 13 flagships, Indian flagships are there in the region, and all efforts are being made to get them out safely. And every day, their welfare requirement of crew is being ensured. Thank you. Thank you. Aparna ji, we'll take. Yeah, several. About 6 questions have been asked today. So, first is about the price of fertilizer in the longer run. So, the price of fertilizer is as per our policy. That is, we have the 2 policies. Urea policy, the price of fertilizer, the urea bag is fixed. And in the NPK fertilizer, it is as per the policy. That is, the price of DAP right now is at 1350 per 50 kg bag, and other complexes are the MRP is free. So about the use of fertilizer, I think the government has been promoting balanced use of fertilizer across the country, and towards this end, several steps have been taken at the state level. The state level interventions have been there to check diversion and hoarding, and there has been some panic buying initially. That also, our appeal is that ample stock is available. As I already informed you, about 51% of the stock for the season is available, and the more imports and the production, more imports are in pipeline, and the production is as per the normal schedule. About 98% is the gas availability, and the urea plants are running in full steam. Likewise, the PNK fertilizer is also being produced in the country. Regarding the availability of ammonia and sulfur that was asked, so the government is doing its best to ensure the management of surplus ammonia. In the production of urea, this surplus ammonia is generated. So all the PNK fertilizer companies, the companies have been asked to manage it between themselves, so that the excess ammonia that is technically produced by the urea companies is taken by the PNK companies, and they are suitably used. And likewise, for the oil marketing companies, the oil which are refining, so they also produce sulfur. They have been tying up with the PNK fertilizer companies have been tying up with them to ensure that they get the sulfur from that account, from those sources. Regarding the financial relief, as I've already informed, this is dictated as per our policy, and 2,21,152 crore was our budget in the last financial year. This year also we have about 1,77,000 crore, and right now the trend show, the price of some of the fertilizer like urea have close to doubled in the market. So as we work out the concession or the subsidy, we'll be paying them, the companies, in the due course, so that their liquidity is maintained. Regarding the demand management measures, the state level already efforts are being made, and we have the state level interventions to ensure that the fertilizers are not misused or hoarded, or they are not black marketed. Besides, the use of alternate fertilizer is already has been promoted through our agriculture universities, ICR and KVK. So the efforts are being made at the state level to ensure that balanced use of fertilizer is done, and the excessive use is curtailed. Thank you. Yeah, the imports that have reached our shores in urea 12.51
lakh metric tons have already, in rupee term. No, we don't have the import bill as such. I can right now give you in terms of quantity. The import bill maybe will work out after the quarter is over. And a total of 19.94 lakh metric tons of imports have reached the country during this crisis period. So, सभी के सवाल लगभग एक जैसे थे। अपना जवाब शुरू करने से पहले मैं एक बार दोबारा से ये बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ कि हमारे पास सफिशेंट स्टॉक्स हैं, चाहे वो क्रूड है, चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है या एलपीजी है। एक बात। दूसरी बात, हमको ये समझना होगा कि हॉर्मूज़ का जो बंद होना है वो मुझे लगता है वैश्विक बाज़ार के इतिहास की भी सबसे बड़ी सप्लाई डिसरप्शन है। वो एक वहाँ से दुनिया का लगभग 20% ऊर्जा जाता था। हॉर्मूज़ बंद होने से सभी बहुत सारे देश, और हम भी उससे अफेक्ट हुए हैं, हम भी उससे अछूते नहीं हैं, लेकिन भारत सरकार ने कई सारे इफ़ेक्टिव स्टेप्स लिए और ये इंश्योर किया कि जो हमारा घरेलू उपभोक्ता है उसको कम से कम असुविधा के अंदर एनर्जी की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारा भी एनर्जी का, अगर वी आर एन इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री, हमारा 40% क्रूड और लगभग 90% ऑफ आर एलपीजी वाज कमिंग, आई मीन इम्पोर्ट, 90% ऑफ द इम्पोर्ट वाज कमिंग फ्रॉम दैट रीजन। सो जैसे ही ये क्राइसिस शुरू हुआ, भारत सरकार ने कई इम्पॉर्टेंट स्टेप लिए। तुरंत ही एलपीजी रिफाइनरीज़ को आदेश जारी किया गया कि आप अपना एलपीजी प्रोडक्शन मैक्सिमाइज़ करें। घरेलू खाना पकाने के लिए एलपीजी को प्रायोरिटाइज़ किया गया। इसी तरह नेचुरल पीएनजी को भी घरेलू उपयोग के लिए प्रायोरिटाइज़ किया गया। ऑनलाइन बुकिंग को बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा जो डीएसी आधारित डिस्ट्रीब्यूशन है एलपीजी सिलेंडर का, उसको भी बढ़ाने की कोशिश की गई ताकि डाइवर्जन को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा उपभोक्ताओं को कैरोसिन और कोल जैसे जो अदर ऑप्शंस थे वो भी अवेलेबल कराए गए। लेकिन ये भी सच है कि हमारी जो कंपनियां हैं बाज़ार से महंगा कच्चा तेल खरीद रही हैं और घरेलू मार्केट में उसको सस्ता बेच रही हैं, जिसके चलते उनके फाइनेंसेस जो हैं वो दबाव में हैं, जैसा आप सब लोग भी कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो कल आग्रह किया, हमें उसे इसी सापेक्ष में देखना चाहिए कि हम कैसे एनर्जी कंजर्व करते हुए एक सही तरीके से जो भी हमारा यूज़ है, पेट्रोल है या डीजल है, उसको करते हुए कैसे हम जो देश पर आर्थिक भार पड़ रहा है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। ये तो बात हुई यहाँ। दूसरी बात, आपने कहा बहुत सारे ऑस्टेरिटी मेजर्स वगैरह, उसके बारे में मैं यही कहूँगी कि मिनिस्ट्रीज विल वर्क ऑन इट एंड विल कम बैक टू यू इन ड्यू कोर्स। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा वो उनकी दूरदर्शिता है, लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हमारे पास पर्याप्त फ्यूल हर तरह का, क्रूड, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल उपलब्ध है, इसलिए पैनिक बाइंग की कोई आवश्यकता कहीं पर भी नहीं है। Regarding package, some of you have asked, there is no proposal for any support to the oil marketing companies right now. और इसके अलावा अभी भी पेट्रोल पंप पे जो प्राइस है पेट्रोल और डीजल का वो स्टेबल है। थैंक यू। मैम, मेरा सवाल था, क्या जरूरी चीज़ों की क्राइसिस कोविड की तरह हो सकती है? क्या केंद्र सरकार ऐसे राज्यों को कोई डायरेक्शन? So, yeah, Senthil, you can take the mic, sir. See, we request all channels, you have been very supportive so far as to how we have been addressing this issue. And we should look at the spirit in which the Prime Minister has made this appeal. Prime Minister, in his speech in Hyderabad, has called for a collective participation to help India face global economic disruptions, supply chain challenges, and rising prices caused by international conflicts.
He has emphasized the need for citizens to live responsibly and fulfilling duties towards the country during difficult times. The idea is for optimum and efficient utilization of the available resources. And we request all of you to kindly report the spirit in which he has made this appeal. It is not that there is shortage, there is adequate stocks, adequate resources, arrangements have been made by all the ministries, and that is being informed to the public every day through these briefings. The Prime Minister has made this appeal in the spirit that we actually take steps to efficiently utilize whatever is available. Just to repeat again what he said, he has appealed citizens to help conserve foreign exchange reserves by avoiding unnecessary foreign travel, overseas vacations and foreign weddings, choosing domestic tourism and celebrations within India. He has requested people to avoid, again I repeat, requested people to avoid non-essential gold purchases for 1 year in order to reduce pressure on foreign exchange inflows. So every appeal that he has made has been made in the context of actually efficiently utilizing our resources and minimizing any economic impact on the people here. So that is why this appeal has to be again repeated. The channels have to report it in the spirit in which he has made this appeal. Kindly, it is for the public also that there is no need for any panic buying. There is no need for any cause of concern. The government has taken into account all the steps that need to be taken, and we are taking adequate measures to address anything that is expected in the annual also. And as far as the Prime Minister's appeal is concerned, he is calling upon every citizen to be part of this process in minimizing the impact that these economic disruptions and uncertainties have caused.